नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था 9 और 10th के। अब हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं, जिससे संबंधित पिछली वीडियो में हम लोगों ने पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन के विषय में पढ़ा, साथ ही साथ उनके क्या कार्य हैं उसके विषय हमने समझा था। आज की वीडियो हमारा जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, वो है जनन के बारे में, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं उसके विषय हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि पहले हम समझते हैं कि जनन क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, साथ ही साथ क्या क्या स्टेप्स है उसको हम समझेंगे। देखिए, जीव जनन कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। जनन की बात करें, ठीक है, जनन की बात करें तो प्रत्येक जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चींटी हो, मतलब हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, प्रत्येक जीव में अपने जैसे अभिकल्प, अभिकल्प मतलब काया, आकृति मतलब जैसे हाथ पैर है, और आकार। ठीक है, आकृति, आकार और अभिकल्प, या मोटा मोटा समझिए अपनी जीरोक्स कॉपी, जीवों में अपनी जीरोक्स कॉपी को पैदा करने की या बनाने की जो प्रकृति है, इसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जनन, यानी कि जीरोक्स कॉपी निकालने की जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं, जनन। अच्छा, अब ये बात आती है कि अच्छा, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, भेड़ बकरी क्यों नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो अगर इसकी बात करें तो हम कोशिका में या कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है डीएनए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डीएनए, इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ये डिसाइड करता है कि इंसान का व्यक्ति मतलब बच्चा इंसान ही होगा, या कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, पेड़ का बच्चा पेड़ ही होगा। ठीक है, अब अगली बात ये आती है, अच्छा तो इंसान का बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, काला भैंसा होगा कि गोरा होगा, अंग्रेज होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी डिसाइड डीएनए ही करता है। अर्थात डीएनए में, या अगर डीएनए में प्रोटीन का निर्माण, या प्रोटीन अगर डिफरेंट डिफरेंट आ गया, अलग अलग प्रोटीन, तो यही डिसाइड करता है कि जो नई संतान आएगी या जो नया बच्चा आएगा उसमें नेचर कैसा होगा। ठीक है, जैसा डीएनए में प्रोटीन बनेगा वैसा ही वो होगा। तो इस प्रकार हम मोटा मोटा ये भी कह सकते हैं, अच्छा डीएनए का काम ये है कि भाई वो आपके जो जैसे जो भी पैतृक हैं या जो भी पेरेंट्स हैं, उनकी क्वालिटीज को ला के देगा संतान में, लेकिन पूरी क्वालिटी को नहीं लाएगा। जैसे कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए माता पिता काले हैं तो बच्चे गोरे हो जाते हैं, या कभी कभी माता पिता गोरे हैं तो बच्चे काले हो जाते हैं। क्योंकि माता पिता के 5 हाथ हैं तो मोस्टली ज्यादातर केस में बच्चों के भी मतलब 5 उंगलियां होती हैं, 2 हाथ हैं तो 2 हाथ उनको भी होता है, लेकिन अब वो हाथ मजबूत होंगे, कमजोर होंगे, उन हाथों में कालापन होगा, गोरापन होगा, उन हाथ में चकते होंगे, नहीं होंगे, ये तमाम प्रकार के डिसीजन भी डीएनए ही करता है। ठीक है, यानी कि डीएनए के आधार पे शारीरिक जो बनावट होती है वो डिपेंड करती है। माता पिता से कुछ गुण आते हैं, कुछ गुण नहीं आते। उसका कारण ये है कि डीएनए में जो प्रोटीन बनता है, अगर ये किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया तो कुछ लक्षण इसके अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहां के लिए हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जीव जो जनन करते हैं उनमें जो पैतृक गुणों का संवहन करते हैं या पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, वो डीएनए करते हैं। और डीएनए में भी उसका एकदम छोटा पार्ट है जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जीन बोलते हैं। क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं, जीन। चलिए, चूंकि हमारा टॉपिक क्या है, जनन, तो हम यहां प्रोटीन के विषय में नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम डीएनए के विषय में पढ़ेंगे। ये जब टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे। यहां हमें सिर्फ सिर्फ फोकस करना है जनन पे। किस पे, जनन पे। देखिए, जनन की बात करें
तो जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक लैंगिक जनन। देखिए दोनों को हम समझते हैं। जैसे मोटा मोटा हम बात करें, लैंगिक जनन के विषय में सब परिचित है। जैसे इस प्रकार के जनन में एक नर और एक मादा, अर्थात एक मेल की और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल के संबंध से या मेल और फीमेल के मिलने से नई संतान की या नई पीढ़ी की उत्पत्ति होती है। अब ये मेल फीमेल आपके जानवरों में हो सकते हैं, पशु पक्षियों में हो सकते हैं, इंसानों में हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि कुछ पेड़ पौधों में भी होते हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो ये बात हो गई लैंगिक जनन की, जिसके विषय में हम लोग फेमिलियर हैं, अर्थात थोड़ा बहुत जानते हैं। अब बात आती है अलैंगिक की। दोनों को हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है और इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अलैंगिक जनन में नर और मादा इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ना तो पुरुष की जरूरत पड़ती है ना तो महिला की। अब ये तो हम सोच ही नहीं पाएंगे, अरे बगैर पुरुष महिला के नया संतान कैसे पैदा होगा, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। तो हम देखेंगे यही कैसे होगा, और जैसे जैसे एक एक को हम पढ़ते जाएंगे सब चीजों को हम निपटाते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली चीज, अलैंगिक जनन एकल जीवों में होता है। एकल जीव मतलब एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसे देखिए ये आकृति आपकी है मान लीजिए अमीबा की, और ये अमीबा का क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। अब कुछ समय बाद आपस में टकराने फकराने से ये थोड़ा सा चिपक जाता है, ठीक है, या पिचक जाता है। क्या होता है, पिचक जाता है। अब अड़ोसी पड़ोसी और इस पे दबाव देंगे, अड़ोसी पड़ोसी जब इस पे और दबाव देंगे तो ये और पिचक जाएगा, ठीक है, ये और पिचक जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए प्रोसेस देखिएगा, ये और पिचक जाएगा। और एक समय बाद धीरे से ऐसा होगा, ये खट्ट से दो टुकड़ों में टूट जाएगा, और ये दो टुकड़े जो बनते हैं ये क्या है, इसमें एक हो जाएगा पिता और एक हो जाएगा बेटा। यानी कि अमीबा में अमीबा स्वयं केंद्रक को तोड़ के, ये केंद्रक होता है, केंद्रक को तोड़ के या विभाजित करके नई अमीबा पीढ़ी को बना देता है या नई अमीबा को बना देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विखंडन, ठीक है। क्या कहते हैं, विखंडन। तो विखंडन एक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीव केंद्रक को कोशिका विभाजन के माध्यम से तोड़ करके एक नई पीढ़ी या एक नई संतान का निर्माण करते हैं, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये अमीबा था, किसी आसपास के दबाव से थोड़ा सा पिचकने के साथ साथ इसका केंद्रक पिचका, फिर और पिचका, तो ये देखिए ये अलग स्टेप है, मतलब अगला पड़ाव है। फिर धीरे से टूट जाता है। इसका एक पड़ाव और बनाना चाहें तो आप थोड़ा ऐसे बना सकते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखिए इस केस में क्या होता है, केंद्रक लगभग अलग हो जाते हैं, बस थोड़ा सा जुड़े रहते हैं। इसके बाद में हमारा ये स्टेप आता है, और यही पूरा अमीबा टूट करके दो अमीबा बना देता है। अब बात को समझिएगा आप, ये तो हो गई बात विखंडन की। अच्छा, तो क्या विखंडन कहीं से हो जाएगा? अमीबा के केस में ये ऐसे भी दब सकता है, ऐसे भी दब सकता है, ऐसे भी, यानी कि ये ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, और ऐसे भी टूट सकता है, और ऐसे भी। अर्थात विखंडन प्रक्रिया में कोई दिशा निश्चित नहीं हो सकती, किधर से भी टूट सकता है।
तो क्या ये सभी जीवों के लिए समान है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक अलग जीव है कालाजार रोगाणु, ध्यान से समझिएगा। कालाजार रोगाणु, देखिए कालाजार रोगाणु की संरचना कुछ ऐसी होती है। देखिए यहां इसका केंद्रक होता है और यहां से एक पतली से संरचना निकली रहती है। कालाजार जब भी टूटेगा यहां नीचे से, ठीक है, ये देखिए दो फर्री इसकी नीचे से टूट जाती है, ऐसे नीचे से टूटेगा, एक केंद्रक यहां एक केंद्रक यहां और ये मूंछ, अर्थात कालाजार में दिशा निश्चित होती है कि वो नीचे से ही टूटेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विखंडन की प्रक्रिया एक दिशीय भी होती है और बहुदिशीय भी। बहुदिशीय का मतलब यह है कहीं से टूट सकता है और एक दिशी का मतलब है एक निश्चित दिशा से टूट सकता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में हमने क्या देखा? अलैंगिक जनन में अमीबा एक ऐसा जीव है जो अलैंगिक जनन दिखाता है और कोशिका विभाजन द्वारा स्वयं टूट करके एक पित्त कोशिका और एक नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में पहला क्या हो गया? विखंडन। क्या हो गया? विखंडन। चलिए आगे हम समझते हैं। अगला देखिए, अब अगला वाला हम समझते हैं जो कि हमारा क्या है? खंडन है। ठीक है, स्पाइरोगरा में होता है ये, स्पाइरोगाइरा में, ध्यान समझिएगा, स्पाइरोगिरा में। अब ये होता क्या है, मेन प्रोसेस को समझना है। जैसे स्पाइरोगा की रचना ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे एक लेयर ऐसे बनी रहती है मोटी सी, ये लेयर, और इसमें बहुत सारे ये क्या रहते हैं? केंद्रक रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे केंद्रक, क्या मतलब समझते हैं? स्पाइरोगा के अणु रहते हैं। अब अगर किसी कारण से ये टूट गया या खंडित हो गया, खंडित मतलब होता है टूटना, इस पर झटका लगा और एक इसका दाना उड़ के निकल गया बाहर और ये निकल गया बाहर, ये निकल गया बाहर, तो अब ये एक नया बना लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये एक नया बना लेगा, ये एक क्या करेगा? नया बना लेगा। तो स्पाइरोगाइरा जो जीवाणु है, स्पाइरोगरा जीवाणु, ये क्या करता है? ये विखंडन के माध्यम से नए जीव का निर्माण कर लेता है या अपने जैसे ही जेरोक्स कॉपी का निर्माण कर लेता है। सॉरी खंडन के माध्यम से। ठीक है, तो खंडन और विखंडन में अंतर समझ में आया? ध्यान समझिएगा, फिर समझिए। देखिए ये क्या है? ये टूट के अलग हो गया, ये हुआ विखंडन। विखंडन मतलब एक से दो हो गए, विखंडन एक से दो। और खंडन मतलब इसी का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकल के नया मार्कर बना दे तो हो जाएगा खंडन। ठीक है, खंडन मतलब जैसे पूरे मकान का छोटा सा खंड, एक ईंट खंड हो गया, पूरे मकान के दो कमरे, विखंडन। ठीक है, तो विखंडन मतलब दो बनाए और खंडन मतलब कई सारे बनाए। ठीक, तो खंडन के माध्यम से स्पाइरोगाइरा में या स्पाइरोगाइरा नए संतान को जन्म देता है या नए संतान को बनाता है। क्लियर है? याद रहेगा, विखंडन हो गया और खंडन हो गया। आगे बढ़ जाएं, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एकल जीव में अलैंगिक जनन के माध्यम से कैसे नई संतान बनती है। आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है पुनर्जनन। अब हम इसको समझते हैं। देखिए पुनर्जनन को हम समझते हैं, इसको हम, अच्छा ठीक है छोड़िए एरन जी। अब देखिए हम समझते हैं पुनर्जनन को। पुनर्जनन में क्या होता है और कैसे चीजें होती हैं, हम इसको समझते हैं और नई मतलब कि और चीजों को समझते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे अब अगर मान लीजिए ये जीव है, ठीक है, ये मान लीजिए जीव है, ठीक है, ये जीव है, किसी कारण से ये जीव टूट गया। ठीक है, ये जीव क्या किया? टूट गया। भाई टूट गया, तीन हिस्सों में ये जीव टूट गया, मतलब मर गया, किसी कारण से जीव मर गया। अब इस जीव के जो तीनों टुकड़े हैं, इनमें ये क्वालिटी हो, अगर इनमें ये शक्ति है कि ये फिर से अपने पिता के जैसे ही
नई संतान को अगर बना ले तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनर्जनन। क्या कहते हैं? पुनर्जनन। ध्यान समझिएगा, पुनर्जनन क्या कहते हैं? पुनर्जनन। ठीक है, यानी कि मर करके जिंदा होना या टूट जाना, पूरी तरह से टूट जाना, फिर नई कोशिका के रूप में या नए जीवन के रूप में जिंदा हो जाना, क्या कहलाता है? आपका पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन, इसको आप ध्यान रखिए, क्या कहलाता है? पुनर्जनन। अच्छा, आगे देखते हैं, ये प्लाइरा में होता है। ठीक है, प्लाइरा में। ठीक है, प्लाइरा में। अब ध्यान से समझिएगा, इसी से संबंधित एक चीज छोटी सी और है। देखिए, ये पौधा होता है ऐसा कुछ हाइड्रा का। ठीक है, हाइड्रा का पौधा कोशिका निर्माण के समय, मान लीजिए यहां हाइड्रा में हल्का सा ये हिस्सा बढ़ गया, हल्का सा हिस्सा बढ़ गया, समय के साथ साथ ये थोड़ा और बड़ा होगा, फिर ये और बड़ा होगा, फिर ये मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, फिर अपनी मूछें निकाल देगा और एक समय आएगा इसे टूट के ये अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अलग होकर के अपना एक नया बना लेगा। तो आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रा जो है, हाइड्रा जो है, जो यहां थोड़ा सा ऐसे उभार था, उससे नया हाइड्रा बना लेता है। यानी कि एक कोशिका निर्माण के समय, कोशिका विभाजन के समय जो छोटा सा उभार होता है, उसकी मदद से नया जीव जब बन जाता है, या छोटे से उभार की मदद से नए जीव का निर्माण होता है, जो कि अपने पिता की तरह या पुराने जीव की तरह था या दिखता है, उसको हम कहते हैं मुकुलन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? मुकुलन प्रक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? मुकुलन प्रक्रिया, जो कि कौन दिखाता? हाइड्रा। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अलैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक कोशिकीय जीव कुछ प्रक्रियाओं द्वारा अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे अमीबा कोशिका विभाजन के द्वारा टूट करके नई संतान को बना देती है या नई पीढ़ी को बना देती है, जिसको हम कहते हैं विखंडन। ठीक है, स्पाइरोगाइरा क्या करता है? बहुत सारे रहते हैं उसमें, क्या बहुत सारे उसमें रहते हैं आपके ये केंद्रक। ठीक है, उनमें से एक एक टूट करके अगर 5-7 बना दे तो उसको हम कहते हैं खंडन विधि से नई संतान की उत्पत्ति। क्लियर? फिर हमने पढ़ा पुनर्जनन। पुनर्जनन मतलब ये है कि जैसे आपका ये कौन सा प्लाइरा है, ठीक है, ये क्या करता है? प्लाइरा क्या करता है? पहले टूट के मर जाएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा मर गया, फिर उसके एक एक टुकड़े से, जैसे आपने सुना कहानी में एक राक्षस को जब मारे तो उसके बूंद से नए नए राक्षस पैदा हो जाए, तो वही काम ये करता है। ठीक है, ये टूट जाएगा, पहले मर गया, फिर उसके हर एक टुकड़े से एक नई पीढ़ी का निर्माण हो जाए या नई संतान बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं? पुनर्जनन प्रक्रिया या पुनर्जनन विधि के द्वारा। फिर बात आती है मुकुलन की। मुकुलन और पुनर्जनन में डिफरेंस है। मुकुलन मतलब जब इसका निर्माण होता है, मान लीजिए कहीं बोक्चा निकल गया, तो इस बोक्चे से जो नए जीव का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मुकुलन। और मुकुलन की प्रक्रिया कौन दिखाता है? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जीव जो कि एक कोष की जीव है, ये क्या करता है? मुकुलन की प्रक्रिया को दिखाता है। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगला हमारा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। देखिए, कायिक प्रवर्धन की बात करें तो ये तनों में होता है, जड़ों में होता है और पत्तों में होता है। ठीक है, जैसे अगर आप आलू की बात करें, आलू, आलू क्या है? तना है, तो आलू के साथ अलुईन नहीं होती। ठीक है, आलू के साथ अलुईन नहीं होती, तो अलुया होता कैसे है? आलू को ही 4 टुकड़ा में काट दीजिए, उसको लगा दीजिए जमीन में,
एक नया पौधा निकल आएगा और उसमें बहुत सारे आलू मिल जाएंगे। तो नर मादा की जरूरत तो हुई नहीं। अर्थात कायिक प्रवर्धन वो प्रक्रिया है जिसमें जड़ के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से, तनों के माध्यम से ही नए जीवों का निर्माण होता है या नई संतान का निर्माण होता है। उसको हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। और सिंपल बात करें तो बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं कलम। कलम कर दो, ठीक है। कलमी पौधा, कलमी पेड़ है भाई ये, तो क्या कहते हैं? कलम कर दो। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है गुलाब। गुलाब के साथ साथ आपका आलू, ठीक है, हल्दी वगैरह, ये सब क्या है? ये सब आपके कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है, या कायिक प्रवर्धन द्वारा अपनी जैसे ही एक नए पेड़ का निर्माण करते हैं या अपनी जैसे ही नई संतान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी? कायिक प्रवर्धन की। किसकी बात हो गई? कायिक प्रवर्धन की। अब एक आपका रह जाता है बीजाणु, बीजाणु समासंघ। देखिए समासंघ का क्या मतलब समझिएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए पौधे के यहां एक बहुत बड़ी गोल संरचना है, इसमें बहुत सारे क्या है? बीजाणु हैं। अब इन एक एक बीजाणुओं से नई नई संतान की उत्पत्ति अगर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बीजाणु समासंघ। क्या कहते हैं? बीजाणु समासंघ। क्लियर हुआ? अब अलैंगिक जनन के थ्रू हमने 4-5 तरीके देखे जिससे नई संतान का या नई पीढ़ी का जन्म हो सकता है। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में। तो अब आपको जैसे ही लैंगिक जनन का टॉपिक का नाम आता है तो अब आपके दिमाग में क्या आता है? अच्छा, इसमें पुरुष भी होगा और इसमें महिला भी होगी, यानी कि मादा भी होगी। बिल्कुल होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे अच्छा अब हम पढ़ेंगे इंसान या जीव जंतुओं में कैसे जनन होता है। गलत, आप भूल गए। मैंने क्या बताया था? पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन होता ही है, साथ ही साथ लैंगिक जनन भी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पादप में लैंगिक जनन, पादप में लैंगिक जनन। ठीक है, पादप में लैंगिक जनन, इसको हम समझते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं पादप में लैंगिक जनन की। हम इसको कैसे समझते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए पादप में लैंगिक जनन की बात करें तो पहली चीज ये है कि इसको समझने के लिए पुष्प की हमें संरचना बनानी पड़ेगी। अब हम बनाते हैं, देखिए कैसे। जैसे अगर आप गुड़हल के पुष्प की संरचना ले लीजिए या किसी भी पुष्प की संरचना आप ले लीजिए, तो इसकी संरचना अगर आप बनाएंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस हिसाब से संरचना बनती है। हम आपको यहां पे बना के दिखा दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहां पे हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये वाला हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। कौन सा? ये जो फैला हुआ है। ये दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? वर्तिका। कौन सा? ध्यान समझिए, देखिए ये जो पैपिया है। और तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है? ये अंडाशय, जो एकदम नीचे गोला सा बना हुआ है, अंडाशय। इसमें ऐसे शेप रहता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंडाशय। ये जो तीनों हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये कहलाते हैं स्त्री कैंसर, ठीक है, या स्त्री केसर। क्या कहलाते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब या स्त्री केसर मतलब महिला जननांग या मादा जननांग, अर्थात ये पूरा डिपार्टमेंट लेडीज का है, ठीक है, लेडीज डिपार्टमेंट। अब देखिए इधर बात करें, ये तो ये होता है पुंकेसर, ठीक है, सॉरी, ये होता है पराग कोश, ये जो गोलवा बना है। अब इसी में रहता है पराग कण। क्या रहता है? पराग कण, इसी डिब्बों में। और ये जो पाइप है ये होती है तंतु। क्या होती है? तंतु। और ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या? पुंकेसर। क्या बनाते हैं?
पुंकेसर। बात को समझिएगा। ये अब देखिए, ये कुछ पुष्प की संरचना है, इसको अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो पुष्प ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब इतना डिटेल नहीं बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए, तो अगर पुष्प की संरचना को अगर हम ये मान लें तो पुष्प की संरचना में 3 पार्ट, फिर से ध्यान समझिएगा। ये जो मोटा पाइप जैसा है, ये जो मोटा पाइप जैसा है, इसमें ये होता है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय, जो कि स्त्री केसर यानी कि फीमेल वाला पार्ट है। इधर ये जो छोटका वाला है, गुब्बास है, इसको कहते हैं परागकोश। इसी में होता है परागकण। क्या होता है? परागकण। और ये तंतु जिस पे टिका रहता है वो तंतु। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम चीजों को समझते हैं आगे। अब मान लीजिए ये परागकोश से परागकण छिटपुट के उछलते कूदते यहां चला गया। कहां? वर्तिकाग्र पे। कहां? वर्तिकाग्र पे। तो वर्तिकाग्र के पे जाने के बाद में धीरे धीरे सरकते सरकते इस नली से होते हुए कहां चला जाएगा? अंडाशय में। अंडाशय में। और जैसे ही ये अंडाशय में पहुंचेगा, यहां निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। निषेचन मतलब पुरुष युग्म और महिला युग्म। पुरुष यानी कि नर युग्म और मादा युग्म दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, और यहां पर भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और बाद में चल के यही बीज का रूप ले लेगा, और बाद में चल के यही नवीन पौधे को जन्म देगा। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन प्रक्रिया। बात समझ में आई? क्या कहलाती है? निषेचन प्रक्रिया। देखिए बात सिंपल सी है। महिला वाला डिपार्टमेंट 3 ठो। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जहां पे पराग कण आके घुसता है। वर्तिका जिसके माध्यम से ये अंडाशय तक जाता है। अंडाशय जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये 3 के तीनों स्त्री केसर के रूप हैं, या स्त्री केसर सम्मिलित रूप से कहा जाता है। पराग कोश की बात करें तो इसके भीतर पराग कण होता है जो उछल के यहां जाता है। अब नीचे जिस पे टीका होता है इसको हम तंतु बोलते हैं। पराग कोश, पराग कण और तंतु ये पुंकेसर है, यानी कि पुरुष जननांग के भाग है। अब बात को समझिएगा। देखिए, अगर पराग कण ये उछल के इसी फूल के वर्तिकाग्र पे गया तो उसको बोलते हैं स्वपराग कण। ठीक है, या स्वपरागण, यानी कि एक ही पुष्प का परागकण उसी वर्तिकाग्र पे जाके नया पुष्प बना दिया या नया पेड़ बनाने के योग्य हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। लेकिन मान लीजिए थोड़ा उछला कूदा, उछल के दूसरे फूल पे चला गया, ठीक है, बगल वाले पड़ोसी फूल पे चला गया, यह है बड़ा चंट, ठीक है, तो उसको कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण। ठीक है, यानी कि जब पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके नया बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। लेकिन अगर दूसरे पे चला गया तो उसको हम क्या कहते हैं? पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण। इसको आप ध्यान रखे रहेगा अच्छे से ताकि भूले ना। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ होता है, जैसे पपीता, ध्यान समझिएगा, पपीता और तरबूज, पपीता और तरबूज, इनमें या तो पुंकेसर रहता है, क्या रहता है? पुंकेसर, और या तो स्त्री केसर, स्त्री केसर। इसलिए इनको हम कहते हैं एक लिंगी। क्या कहते हैं? एक लिंगी। मतलब पपीता में और या तरबूज में या तो पुरुष वाला हिस्सा रहता है या तो महिला वाला हिस्सा। अब आप कहेंगे जनन कैसे होता है? क्यों नहीं होगा? महिला वाला हिस्सा है तो पुरुष वाला कहीं अगर उछल के आ गया तो हो जाएगा, है ना? इसको ध्यान रखिएगा। वही जो उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी पुष्प वो होंगे जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। जैसे कि सरसों का पुष्प जो वहां लगभग बना है, और गुड़हल का पुष्प। ठीक है, किसका पुष्प? गुड़हल का पुष्प। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए
निषेचन की प्रक्रिया या जीव जनन कैसे करते हैं, उस संदर्भ में हमने आज पादपों के जनन के विषय में पढ़ा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों को मैंने आपको अच्छे समझा दिया। इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना आपका मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मनुष्य में या जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।